सो आज इस सेशन में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कौन सी पॉलिसी है जो लॉन्च हुई थी 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, तो आज हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पढ़ेंगे। सो आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेज पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये किस चीज पे ध्यान दे रही है? ये स्टूडेंट के डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही है, ये एक एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एजुकेशन मस्ट डेवलप नॉट ओनली learning capabilities, both the foundational capabilities of literacy and numeracy. इनका मकसद क्या है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने का? ये है कि बच्चों को सिर्फ लर्निंग ही ना मिले, ये नहीं कि वो सिर्फ बुकिश नॉलेज पे ही रह जाए, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इधर उन्होंने क्या पॉइंट कवर किया है? फाउंडेशनल कैपेबिलिटीज़ एंड हाई ऑर्डर लर्निंग कैपेबिलिटीज़। अगर उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी तो उनका ग्रो जो माइंड है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगा, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वो चीज़ों का आंसर करने के लिए ईजिली आंसरेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशनल कैपेबिलिटीज में आते हैं न्यूमरेसी और हाई ऑर्डर लर्निंग कैपेबिलिटीज में आते हैं सच एज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम एट मेकिंग इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एम क्या है? एम है इंडिया आ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, कि इंडिया को हम नॉलेज के मामले में सुपर पावर करते, कि इंडिया किसी से पीछे ना रहे। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा पीछे जाते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में किसने बोला था कि इसे ऐसे रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसरो चीफ के कस्तूरीरंगन submitted a draft in December 2018 which they made in public and open for feedback after the Lok Sabha election in May 2019। इन्होंने एक ड्राफ्ट सबमिट किया था दिसंबर 2018 में, ठीक है, जो इन्होंने पब्लिकली बनाया था और ये इन्होंने ओपन किया था फीडबैक के लिए आफ्टर लोकसभा के इलेक्शंस के बाद। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लॉन्च हुई है? 29 जुलाई को लॉन्च हुई है। ठीक है, ये जो इसरो के जो चीफ है इन्होंने ये ड्राफ्ट इसलिए सबमिट किया था एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लाने के लिए। ठीक है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी? 29 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट पॉइंट है द अनाउंसमेंट ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज मेड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो अनाउंसमेंट किया है वो किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर ने एंड HRD जो HRD के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एंड रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट स्लाइड में है जो अब इनकी पॉलिसीज में चेंज हुआ है। सो सबसे पहला चेंज है कि इन्होंने इनका नाम ही चेंज कर दिया है। पहले इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, अब है इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, ये नाम काफी अच्छा भी है कि हाँ इन्होंने इसको एक अलग महत्व दिया है। दे ऑल्सो एक्सटेंड द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 12। इन्होंने राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट को भी एक्सटेंड कर दिया क्लास 8 से क्लास 12 तक। ठीक है, देन है पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय स्टेट एंड सेंट्रल टू बी रेज्ड टू 6% ऑफ द GDP। पब्लिक स्पेंडिंग जो होगी एजुकेशन से स्टेट से और सेंट्रल से ये 6% होगी फॉर टू द GDP। ठीक है, स्टूडेंट विल ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग कोडिंग एज वेल एज वोकेशनल एक्टिविटीज फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि स्टूडेंट्स को क्लास 6 से ही वो लोग कोडिंग करना सीख जाएंगे एज अ वोकेशनल एक्टिविटीज। ठीक है, उनको कोडिंग भी मिलेगी और वोकेशनल एक्टिविटीज भी मिलेगी। अभी क्या है, अभी बच्चों को कोडिंग नहीं आती होती, वो जब 12th में जाते हैं 11th-12th में जाते हैं तो सोचते हैं अरे कंप्यूटर साइंस हम लेंगे, हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा। फिर कई बच्चे ले लेते हैं सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट्स ले लेते हैं और आगे जाकर कंप्यूटर साइंस में जाते हैं तो जी हमें कोडिंग समझ नहीं आ रही। ये बहुत अच्छा स्टेप है कि 6 क्लास से ही बच्चे को कोडिंग में सिखाया जाए। कोडिंग सिखाने से एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि उसका मैथ्स बहुत अच्छा होगा। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, holistic health, organic living, environmental education, global citizenship education, etc. at relevant stages will be undertaken to develop these various important skills in students at all the levels। ये जो contemporary subjects हैं, ठीक है, ये भी बच्चे को ये लिए एक important skills है। ठीक है, क्योंकि इनसे उसको बहुत डेवलपमेंट मिलेगी। जैसे कि अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर वो सीखता है
तो इसका आजकल बहुत स्कोप है। बड़ी से बड़ी कंपनियां जिन बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग ये सब आता है उनको बहुत वेलकम करती हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि इन्होंने इसको भी एज अ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट लिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन पॉलिसीज में नॉलेज ऑफ इंडिया। ये नॉलेज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ इंडिया विल इंक्लूड नॉलेज फ्रॉम एंशिएंट इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडिया एंड इट्स सक्सेसेस एंड चैलेंजेस एंड अ क्लियर सेंस ऑफ इंडियाज फ्यूचर एस्पिरेशंस विद रिगार्ड टू एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ये इंडिया को एक एंशिएंट इंडिया से लेकर एक मॉडर्न इंडिया की तरफ सोच रहे हैं कि बच्चों की एजुकेशन को हम कैसे और अच्छे तरीके से डेवलप करें क्लियर सेंस में इंडिया के फ्यूचर के लिए। ठीक है, किसके लिए? विद रिगार्ड्स टू एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स विल बी टॉट एट अ यंग एज द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग व्हाट राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को हम यंग एज में ही सिखा देंगे कि सही क्या है, आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको यही कंफ्यूजन रहती है कि मैं ये करूँ या ये करूँ। तो अगर हम उनको यंग एज से सिखा देंगे कि डूइंग व्हाट्स राइट, तो उनको बड़े होकर ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड विल बी गिवन अ लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग एथिकल डिसीजंस। और उनको एक लॉजिकल फ्रेमवर्क दिया जाएगा कि जिससे वो अपनी लाइफ के भी, इवन कॉर्पोरेट के भी, इवन अपनी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी वो एथिकल डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग को इन्होंने दीक्षा बनाया है। ठीक है, एक नेशनल रिपोजिटरी है जिसमें हाई क्वालिटी के रिसोर्सेज होंगे फाउंडेशनल लिटरेसी से लेकर न्यूमरेसी तक, उसमें सब कुछ अवेलेबल होगा। किसमें? दीक्षा में। याद कर लीजिए दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, इसके अंदर इनका सारा कोर्स मटेरियल अवेलेबल होगा कि जिससे ये अपनी नॉलेज को एडवांस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल्स के लिए एवरी स्टेट विल बी एनकरेज टू स्ट्रेंथ existing or established Bal Bhavans where children of all ages can visit once a week or on weekends or more often as a special daytime boarding school to partake in art related, career related and play related activities। हर स्टेट को इंकरेज किया जा रहा है कि वो एक बाल भवन टाइप का स्कूल खोले जिसके अंदर वो उनको क्या बताएंगे, उधर उनको क्या है कि उन्हें एक वीक में एक बार ही जाना है, ये वीकेंड्स पे जाना है। ठीक है, ये स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल होगा। ठीक है, इसमें इन्हें आर्ट रिलेटेड, करियर रिलेटेड और प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज करवाई जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बी यूज्ड टू प्रमोट सोशल, इंटरएक्चुअल एंड वॉलंटियर एक्टिविटीज फॉर द कम्युनिटी एंड टू प्रमोट सोशल कोहेशन ड्यूरिंग नॉन टीचिंग स्कूल आवर्स एंड मे बी यूज्ड एज ए सामाजिक चेतना केंद्र। ये बहुत अच्छा है कि ये स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रही है सोशल, इंटरएक्चुअल एंड वॉलंटियर एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, कि ये जिससे प्रमोट कर सके सोशल कोहेशन को, नॉन टीचिंग स्कूलिंग आवर्स हो। ठीक है, जिससे कि इसे यूज़ कर सके एज ए सामाजिक चेतना केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू इंश्योर दैट ऑल स्कूल्स फॉलो सर्टेन मिनिमल प्रोफेशनल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। States and union territories will set up an independent state-wise body called the State School Standard Authority। ये State School Standard Authority क्या करेगी? ये चेक करेगी कि हर स्कूल के पास एक मिनिमम प्रोफेशनलिज्म और क्वालिटी उन्होंने मेंटेन की हुई है या नहीं मेंटेन की हुई, ये सब। ठीक है, सो स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ये देखेगी, उनके क्या देखेगी कि वो फॉलो करे सर्टेन मिनिमल प्रोफेशनल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कि वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं जो इस एजुकेशन पॉलिसी में बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एकेडमिक मैटर्स इंक्लूडिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड करिकुलम इन द स्टेट विल बी लीड बाय द SCERT। मतलब स्टेट क्या लीड करेगा? SCERT लीड करेगा एंड विद क्लोज कंसल्टेशन एंड कोलैबोरेशन विद द NCERT। SCERT will develop a school quality assessment and accreditation framework SQAAF through wide consultation with all stakeholders। ठीक है, SQAAF क्या है? ये है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क। इसमें ये क्या है? ये देखता है कि स्कूल्स में जो असेसमेंट्स की क्वालिटी है वो मेंटेन करी हुई है या नहीं मेंटेन की हुई है। ठीक है, जो स्कूल्स अपने स्टूडेंट्स के जब उनके टेस्ट होते हैं तो उनको क्रेडिट्स जो दिए जाते हैं
वो सही तरीके से दी जा रहे हैं या नहीं दी जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई कमी हो रही है उनको पढ़ाने में या उनको असेसमेंट्स करवाने में, उनके असाइनमेंट्स करवाने में, ये सब। नेक्स्ट है कि इन्होंने हाई एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर अब इंक्लूड किया है NHERC को, NEC को, HEGC एंड GEC को। सबसे पहले हम देखते हैं कि NHERC की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटिंग काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। NAC की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल फॉर रिकॉग्नाइजेशन द हायर एजुकेशन। HEGC की फुल फॉर्म क्या है, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल फॉर फाइनेंशियल ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। GEC की फुल फॉर्म क्या है, जर्नल एजुकेशन काउंसिल फॉर ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स एंड जर्नल एजुकेशन। तो ये जो 4 बॉडीज हैं ये अब किसके भी अंदर आएंगी, ये आएंगी हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या आता है। NHERC आता है, NAC आता है, HEGC एंड GEC। GEC की फुल फॉर्म क्या है, जर्नल एजुकेशन काउंसिल फॉर ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स एंड जर्नल एजुकेशन। HEGC की फुल फॉर्म क्या है, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फॉर फाइनेंशियल ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। NAC की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल फॉर रिकॉग्नाइजेशन द हायर एजुकेशन, हायर इंस्टीट्यूशन। NHERC की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटिंग काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। ये सब किसके अंदर आती है, HECI, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट अ 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद अ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन टू गिव स्टूडेंट फ्लेक्सिबिलिटी। न्यू एजुकेशन सिस्टम जो है, ये जो पॉलिसी है 2020, ये अंडर ग्रेजुएट जो है प्रोग्राम वो 4 साल का होता है, ठीक है। उसमें ये मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन दे रही है स्टूडेंट्स को। जैसे कि अगर वो बैचलर कर लेता है तो उसको 4 साल बाद अपनी डिग्री मिल जाएगी। अगर वो स्टूडेंट 2 साल बाद ही छोड़ देता है, 2 साल बाद ही वो अपने ग्रेजुएट छोड़ देता है, ग्रेजुएशन, तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है। और लिविंग आफ्टर 12 months सो दे विल हैव टू स्टडी द वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स। अगर वो उसको छोड़ देता है 12 महीने बाद तो उसे एक वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इन्होंने इस बार ही टर्मिनेट भी कर दी है MPhil। अब देयर इज़ नो MPhil, ओके। सो इस हायर एजुकेशन में क्या है कि 4 साल की हमारी ग्रेजुएशन होती है। अगर आप देखें 4 साल तक रेगुलर ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन सही तरीके से 4 साल तक की, तो आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी। अगर आपने 2 साल बाद ग्रेजुएशन छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। और अगर आपने उसको 12 महीने मतलब 1 साल बाद ही छोड़ दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्स। टीचर्स एजुकेशन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्रिएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एडमिशन टू BEd। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एप्टीट्यूड टेस्ट क्रिएट किया है जिन भी स्टूडेंट्स को BEd में एडमिशन लेना होगा, ठीक है। अब जो BEd है वो 4 साल की होगी। फर्स्ट ईयर BEd आफ्टर कंप्लीटिंग PG एंड MA, सेकेंड ईयर BEd आफ्टर कंप्लीटिंग UG एंड BA एंड 4 ईयर BEd आफ्टर कंप्लीटिंग 12th क्लास, ठीक है। तो अब ये क्या है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd कोर्स है, ठीक है। Next, a National Higher Education Regulatory Council will function as the common single point regulator for the higher education sector, including teachers, education and excluding medical and legal education. So ये जो National Higher Education Regulatory Council है, ये function करता है for the higher education, जिसमें include होता है teachers education और exclude होता है medical and legal education, ठीक है। नेक्स्ट है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो टेस्ट है उसको भी एक्सटेंड किया गया है। अब उसके अंदर टीचर्स जो है सारी स्टेजेस कवर करेंगे, जिसमें फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेजेस आएंगे। इन स्टेजेस के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। फॉर सब्जेक्ट टीचर्स सुटेबल टेट और NTA टेस्ट स्कोर इन द कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट विल ऑल्सो बी टेकन इनटू द अकाउंट फॉर रिक्रूटमेंट। सब्जेक्ट टीचर्स के लिए सुटेबल टेट और NTA का जो स्कोर है वो भी देखा जाएगा जब उनका रिक्रूटमेंट होगा किसी स्कूल में, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल फोकस ऑन मल्टीपल लैंग्वेज एजुकेशन सिस्टम। टीचर्स ऑल्सो हैव टू लर्न इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट दे हैव टू टीच इन इंग्लिश। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि बच्चों को जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में पढ़ाना है, आप उनकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, जिस लैंग्वेज में बच्चे कंफर्टेबल है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, ठीक है टीचर्स तो इंग्लिश में पढ़ा के चली जाती है, बट मेन क्या है कि क्या बच्चे को जो आपने पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो उस भाषा में पढ़ाने का मतलब ही क्या है,
ठीक है, या आप उसे उस भाषा के बारे में अच्छे से बताइए, इंग्लिश के बारे में उसको अच्छे से सिखाइए कि उसको समझ में आए। ये भी अच्छा पॉइंट है कि उसको रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। Teachers will be encouraged to use a bilingual approach, including bilingual teaching learning material with those students whose home language may be different from the medium of instruction. Bilingual approach क्या होती है कि जैसे कि आजकल टीचर्स क्या करते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाते हैं, थोड़े थोड़े इंग्लिश के भी वर्ड्स यूज करेंगे और हिंदी भी यूज करेंगे कि जिससे स्टूडेंट कंफर्टेबल होकर पढ़ सके। ये है। There are 22 languages which come under new education policy. The medium of instruction up till grade 5 to 8 will be home language, mother language and local language. New education policy के अंदर 22 लैंग्वेज आती हैं। इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, 5th से लेकर 8th ग्रेड तक उनकी होम लैंग्वेज ही चलेगी, उनको होम लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा, मदर लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज में, कि जिससे बच्चों को सब चीजें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वो एक टाइम होता है, वो उनको ग्रोथ का टाइम होता है। तो ये अच्छा भी है स्टेप कि ये लोग उनको लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और क्या पता इससे उनकी इंग्लिश और जो अदर लैंग्वेजेस है वो और अच्छे से इंप्रूव हो जाए। नेक्स्ट है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज डिसाइडेड दैट दे विल टॉट दी लैंग्वेजेस एंड ऑल्सो ऑल क्लासिकल लैंग्वेजेस विल बी वाइडली एक्सेसिबल इन स्कूल्स एज ऑप्शन। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को बोला है कि आपको 3 लैंग्वेजेस तो पढ़ानी है एंड ऑल्सो ऑल क्लासिकल लैंग्वेजेस विच विल बी वाइडली एक्सेसिबल इन स्कूल्स एज ऑप्शन। और कोई क्लासिकल लैंग्वेज जो स्कूल में अवेलेबल हो एज अ ऑप्शन, अगर बच्चे को पढ़नी हो तो वो भी पढ़ सकता है। सो क्लास स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है हमारी फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज को इन्होंने 5 ईयर्स में रखा है। 5 ईयर्स में से 3 ईयर्स इन्होंने आंगनवाड़ी को दिए हैं और 2 ईयर्स से इन्होंने नेक्स्ट 2 ईयर्स से इन्होंने इनका क्लास 1st और 2nd स्टार्ट किया। फाउंडेशनल स्टेज क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम है जिसमें ये फोकस करेंगे उनकी लैंग्वेज स्किल्स पे, ठीक है। प्रिपरेटरी स्टेज क्या है, जिसमें आती है क्लास 3, क्लास 3rd, क्लास 4th एंड क्लास 5th, ठीक है। प्रिपरेटरी स्टेज के बारे में हम जैसे देख ही सकते हैं, एनहांस्ड बाय शिफ्टिंग टू प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग। ये एनहांस करेगी कि ये लोग ज्यादातर प्रैक्टिकल वर्क करें, एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स पे ज्यादा ध्यान दें और क्लास रूम्स जो हो वो थोड़े उनमें इंटरैक्टिव सेशंस हो, ठीक है। मिडिल स्टेज में आते हैं क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। तो मिडिल स्टेज में एक्सपेरिमेंट करेंगे लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। मिडिल स्टेज पे ये किस पे करेंगे काम बच्चों के, कि वो एक्सपेरिमेंट करना सीखे साइंस में, मैथ्स में, आर्ट्स में या सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज में। सबसे लास्ट है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें आता है क्लास 9, 10th, 11th, 12th, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज में कौन सी क्लासेस आती है, क्लास 9, 10th, 11th, 12th। सेकेंडरी स्टेज में आप जैसे पढ़ ही सकते हैं, चाइल्ड इज अलाउड टू पिक सब्जेक्ट एज पर देयर इंटरेस्ट, इट विल फोकस ऑन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसमें ये चाइल्ड को अलाउ करते हैं कि वो सब्जेक्ट चूज करे जिसमें उसका इंटरेस्ट हो और वो फोकस करे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे। मेन इनका अप्रोच इसमें आप देख ही सकते हैं, ज़्यादातर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या है, इट इज़ प्रपोज टू सेटअप ए नेशनल असेसमेंट सेंटर। ये प्रपोज किया गया है कि ये लोग सेट करेंगे एक नेशनल असेसमेंट सेंटर, जिसे इन्होंने पार्क बोला है। पार्क की फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। पार्क की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बारी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में कि पार्क की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। आगे लिखा है एज ए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर MHRD। ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंदर। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्क के ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये सेट करेगी नॉर्म, स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस स्टूडेंट्स के इवैल्यूएशंस के लिए, कि स्टूडेंट्स के इवैल्यूएशंस कैसे होंगे, उनके नॉर्म्स, गाइडलाइंस यही सेट करेगी। गाइडिंग द स्टेट अचीवमेंट सर्वे, ये गाइड करेगी स्टेट अचीवमेंट सर्वे को। अंडरटेकिंग द नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये अंडरटेक करेगी नेशनल अचीवमेंट सर्वे को। मॉनिटरिंग अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम इन द कंट्री एंड एंकरेजिंग एंड हेल्पिंग स्कूल्स बोर्ड्स टू शिफ्ट देयर असेसमेंट्स। ये मॉनिटर करेगी, इट विल मॉनिटर अचीवमेंट्स, ये मॉनिटर करेगी अचीवमेंट्स में कि हाँ जिस कंट्री में भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका लर्निंग आउटकम कैसा आ रहा है। इंकरेज करेगी स्कूल्स को, हेल्प करेगी स्कूल्स को कि वो बोर्ड्स को शिफ्ट करे टू देयर असेसमेंट्स।
ठीक है। तो पार की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है जो इन्होंने सेटअप किया है और ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। किसके अंदर है? अंडर MHRD, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अगर आपको आज का जो हमने सेशन कवर किया ये पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए।